आपको नहीं लगता कि सरकार को फौरी तौर पे जो एक्शन लेना चाहिए कि लोगों की जो परचेजिंग पावर जीरो हो गई है और उद्योग धंधे जो ठप पड़ गए हैं उनको किसी भी तरीके से जो भी वाया मीडिया हो सकता है उसके जरिए तुरंत पैसा पंप इन करना चाहिए, एमएसएमईज को फंड अवेलेबल कराना चाहिए और जो ग्रीन जोन में जो जिले हैं उनको तत्काल प्रभाव से 24/7 खोल देना चाहिए और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का खासा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आगे भी उन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी है इस उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने की। देखिए उपेंद्र, मैंने शुरू से एक बात पे बोला है कि आप लॉकडाउन बहुत अच्छा है। आप लॉकडाउन को अगर सफल बनाना चाहते हैं पूरी तरह से, जो लॉकडाउन का निर्णय पूरी दुनिया ले रही है, वो भारत ने नहीं लिया है, पर पूरी तरह से सफल ये होगा जब आर्थिक दृष्टिकोण पे पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा। अगर केवल और केवल जान पे ध्यान दिया जाएगा तो वो दवाई जो है वो बीमारी से ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। ये बात नारायण मूर्ति जी ने कही है। एक एक दिन लॉकडाउन का, उपेंद्र, जो है एक एक दिन, मैं अर्थशास्त्री हूं, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं और ये जो भी आंकड़ों को समझता है वो ये कहेगा आज के डेट में, आज मैं बात कर रहा हूं जबकि 40% के करीब अर्थव्यवस्था काम कर रही है, क्योंकि गांव की अर्थव्यवस्था चल रही है, शहर से बाहर फैक्ट्रियां चल रही हैं, जरूरी सामान चल रहा है। प्रतिदिन जो कॉस्ट है लॉकडाउन की, एक दिन की कॉस्ट करीब 35 से 40 हजार करोड़ रुपए की है। तो अगर हम इस लॉकडाउन में हम 40 दिन में हम ये 17 मई तक का जो टाइम है वो और जोड़ दें, करीब करीब 55 दिन का हो जाता है जी। अगर आप 55 दिन की अर्थव्यवस्था की पूरी कॉस्ट निकालते हैं, अप्रोक्सीमेटली उपेंद्र 20 लाख करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंच जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था गायब हो जाएगी इस लॉकडाउन के बाद। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि सरकार को जो आर्थिक पैकेज है, जो स्टिमुलस पैकेज आज तक 1,70,000 करोड़ का आया, शुरू में आया और बड़ा स्वागत हुआ उसका, गरीबों को खाना बांटा गया, 500-500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाले गए, 5-5 किलो 80 करोड़ लोगों को खाना बांटा गया। पर उसके बाद अब बहुत हफ्ते हो चुके हैं, सिवाय रिजर्व बैंक ने जो लिक्विडिटी से आधारित कदम लिए उनका भी स्वागत है, पर मैं समझता हूं आरबीआई ने कुछ हैवी लिफ्टिंग करी। आरबीआई 3 दफे सामने आया, परंतु अब सरकार को, मेरे हिसाब से, मेरा पहले अनुमान था पहले लॉकडाउन में कि सरकार को 5% जीडीपी का, हमारी जीडीपी, शुक्ला जी बैठे हैं, वो वित्त राज्य मंत्री रहे हैं, हमारी जीडीपी का साइज इस समय 210 लाख करोड़ का है उपेंद्र, $3 ट्रिलियन के आसपास है, 210 लाख करोड़, उसका 10% होता है 20 लाख करोड़। मैंने शुरू में 10 लाख करोड़ बोला था, अब मेरा अपना मानना है कि इस समय कम से कम 20 लाख करोड़ का पैकेज चाहिए। आपने जितने नाम लिए थे बिल्कुल सभी वो नाम है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, और सबसे बड़ी, अगर आप मुझे इस सारे लॉकडाउन को एक शब्द में बोलने को कहे तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, मैं इसको एक शब्द में निचोड़ के ले आऊंगा। और बेरोजगारी के परिणाम क्या होते हैं ये हम सब जानते हैं, इसके लिए कोई अर्थशास्त्र की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी से आपकी डिमांड गिर जाती है, बेरोजगारी से सोशल अनरेस्ट भी फैलता है, बेरोजगारी से लोग भूखे भी मरते हैं। मैं समझता हूं सरकार को इस समय बिना विलंब किए, मैं इस पर जोर दे रहा हूं, बिना विलंब किए आर्थिक पैकेज लाना चाहिए। तभी लोग घर में, इस लॉकडाउन में जो लोग रेड जोन में हैं वो इस लॉकडाउन में शांति से घर बैठेंगे, इस उम्मीद में कि जब लॉकडाउन खुलेगा हमारे लिए एक आर्थिक पैकेज तैयार होगा। हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी, जिन लोग नौकरी करते हैं उसको ये डर नहीं रहेगा। एक एक दिन लोगों का, उपेंद्र, घर में बैठ के इस समय चिंता में कट रहा है। आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लीजिए, डॉक्टर मलिक मेरे साथ हैं, जितना मर्जी आप अपने को हॉबीज में लगा लीजिए, आप किचन में खाना बना लीजिए। हकीकत यह है कि जिन लोगों की सेविंग्स खत्म हो चुकी है, जिनकी बचत इस समय खत्म हो चुकी है, 7 लाख से ज्यादा लोग, उपेंद्र, इस समय अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल चुके हैं जो सरकार ने छूट दी थी। ये इस बात को बता रहा है कि आपकी सेविंग्स, आपकी बचत इस समय धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जो गरीब आदमी है उसके पास तो, उपेंद्र, बचत है ही नहीं, उसके तो घर में अनाज के जो कनस्तर हैं वो खाली हो चुके हैं। मैं समझता हूं
सरकार को हमारी दरख्वास्त है आज इस हस्तक्षेप के माध्यम से, सहारा समय के माध्यम से, कि अगर शिव प्रताप शुक्ला जी इस बात को पावर कॉरिडोर्स नॉर्थ ब्लॉक में पहुंचा पाए कि आर्थिक पैकेज कृपया विलंब ना करें, वरना इसकी परमानेंट डैमेज हो जाएगी। ये डैमेज ऐसी होगी जिसका फिर पैकेज आने के बाद भी सुधार शायद ना किया जा सके। शरद जी, एक सवाल और मैं आपसे, बड़ा नेचुरली आपकी बात सुन के सवाल अराइज हो रहा है। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को एनलाइट किया, उनका ज्ञानवर्धन किया, बहुत सहज तरीके से बातें रखी और मुझे भी कई सारी बातें आपके बातों से पता चली। आपको क्या लगता है कि अखिल स्वामी जी जाने माने अर्थशास्त्री हैं, आप जानते भी होंगे, उन्होंने सुझाव दिया था और उनका एक सुझाव सरकार ने माना भी कि भाई अगर आप देश की अर्थव्यवस्था को चलायमान रखना चाहते हो, तरलता बनाए रखना चाहते हो, तो अपने खर्चों में कटौती करो और केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए काटो और राज्य सरकारों को भी ऐसे मेजर्स लेने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जितने हमारे बड़े बड़े मठ और ट्रस्ट हैं जो बड़े बड़े मंदिरों का संचालन करते हैं, उन्हें अपार सोने का भंडार और जो है धन पड़ा हुआ है। राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को पावर है कि ऐसे वक्त में उस पैसे को देश के विकास में लगाया जाए। ऐसी आपदा रोज रोज नहीं आती, आपदा काल है और उस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था में तरलता को और बढ़िया से बनाए रखा जा सकता है। और पैसे की जरूरत है तो पैसा तो पड़ा हुआ है, आइडल पड़ा हुआ है, आप उसको इस्तेमाल करिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक पैसे का, ये जो आर्थिक पैकेज की मैंने बात करी उपेंद्र, अगर उसके लिए पैसा कहां से आएगा, ये अगर प्रश्न उठता है। आपने बड़ी अच्छी बात करी, जिन मंदिरों के पास बहुत बड़ा धन पड़ा हुआ है, भगवान भी प्रसन्न तभी होंगे, वो भगवान ने पैसा खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। परंतु मैं बात कहना चाहूंगा कि अगर धन चाहिए इस समय, क्योंकि डिमांड बहुत कम है, मैं अर्थशास्त्री हूं, मैं बिल्कुल सटीक बात कहूंगा कि इस समय आपको हेलीकॉप्टर मनी जिसको कहते हैं, अगर आपको मॉनेटरी फाइनेंसिंग करनी पड़ती है, अगर दर्शकों के लिए मैं सरल करके बताऊं कि अगर नोट छापने पड़ते हैं सरकार को, तो वो भी छापने चाहिए, क्योंकि आपको लोगों की जेब में पैसा डालना पड़ेगा, तभी ये अर्थव्यवस्था दोबारा चलेगी। और नॉर्मली नोट छापने से क्या होता है उपेंद्र, के इन्फ्लेशन फैलता है, बिल्कुल, परंतु इन्फ्लेशन जब फैलता है अगर डिमांड हो, इस समय डिमांड बिल्कुल जीरो है। मारुति, अच्छा, एक सवाल शरद जी, एक सवाल आपसे और ले रहा हूं। पर मंथ जो हमारा ऑयल बिल था वो 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का था। अब चूंकि हमारी जो डिमांड है ऑयल को लेके, हमारी स्टोरेज पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है। जितनी गाड़ियां कंट्री में खड़ी हैं सबके टंकियों में तेल भरा हुआ है, या पूरा नहीं भरा है तो आधा भरा हुआ है। जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अब हम स्टोर नहीं कर सकते। और जो तेल की कीमतों में पूरी दुनिया में जो गिरावट आई है, अब हमारी तेल लेने की क्षमता ही नहीं रही, अब हम खरीद ही नहीं रहे हैं। तो इस समय तो सरकार के पास वो पैसा भी बचा हुआ होगा। सरकार बड़ा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करने में देरी क्यों कर रही है? क्या अप्रीहेंशन होगा? एक अर्थशास्त्री के नाते आप इसको बेहतर समझते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है जो देरी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि सरकार को, क्योंकि इस कुएं की, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, इस कुएं की गहराई का पता नहीं लग रहा है कि ये लॉकडाउन, जैसा कि हमने देखा, लॉकडाउन टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है। तो सरकार को क्योंकि गहराई का पता नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है सरकार ये सोच रही है कि अगर हमने अभी आर्थिक पैकेज अनाउंस कर दिया और ये लॉकडाउन हमें और 15 दिन बढ़ाना पड़ गया, या और उससे आगे 2 हफ्ते पड़ गया, तो जो हमने आर्थिक पैकेज अनाउंस होगा वो फिर बेकार हो जाएगा। उसको एक ही बार में अनाउंस किया जाए। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि अगर धीरे धीरे भी आप अनाउंस करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कम से कम जो लोग घर बैठे हैं, जिनकी नौकरियां विशेष तौर पे जा रही हैं, अगर उनकी नौकरी इस आर्थिक पैकेज को लाने से बच जाती है, मैं समझता हूं उस पैकेज को मैं साकार मानूंगा। भले ही वो जमीनी तौर पे लॉकडाउन खोलने के बाद लाया जाएगा। तेल से ही केवल, उपेंद्र आपने तेल का जिक्र किया जी, तेल के बिल से कम 5 लाख करोड़ सरकार को बच रहा है। $70 से $20 आज तेल की प्राइस आ गई है। मैं ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूं, और WTI क्रूड की $15 आ गई है। 5 से 6 लाख करोड़ रुपया बच रहा है सरकार का। उसका भी प्रयोग आर्थिक पैकेज में किया जाना चाहिए, जो कि सरकार को फौरन लाना चाहिए।